गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप? ठीक हो? आपके एग्ज़ाम अच्छे हुए होंगे ना। आज हम करते हैं हिंदी व्याकरण समास। क्या होता है समास? समास को हम इंग्लिश में कंपाउंड्स भी कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक और संक्षिप्त शब्द को हम समास कहते हैं। संक्षिप्त यानी छोटा करना और विस्तृत यानी फैल जाना, यानी छोटे से छोटे बड़े शब्दों को छोटे वाक्यों में कहना ही समास कहलाता है। ठीक है। समास समास बनाने में हमें समस्त पद और समास विग्रह दोनों पदों की जरूरत रहती है। समस्त पद क्या है? समास रचना से बना हुआ शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है, जैसे गंगाजल। ठीक है। समस्त पद समास के नियमों से बना पद ही समस्त पद होता है। इसे हम सामासिक शब्द भी कहते हैं। इसमें दो पद होते हैं, पहला कौन सा? पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। ये मैंने आपको संधि के अंतर्गत भी बताया था। संधि में भी दो ही तरह के पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी आगे वाला शब्द और दूसरा उत्तर पद। जैसे चंद्रमा के समान मुख चंद्रमुख कहलाता है, और इसमें चंद्रमा पूर्व पद है और मुख उत्तर पद है, तो इसका समस्त पद क्या बना? चंद्रमुख। अब समास विग्रह, जैसे हम संधि विच्छेद करते वैसे ही हम समास विग्रह भी करते हैं। विग्रह का मतलब भी होता है तोड़ना। ठीक है। समस्त पदों को तोड़ने अर्थात अलग अलग करने की विधि ही समास विग्रह कहलाती है। जैसे चंद्रमुख का विग्रह हुआ चंद्रमा के समान। ओके। सामासिक शब्द या समस्त पद, दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में पारस्परिक संबंध बताने वाले शब्दों या प्रत्ययों का लोप हो जाने पर, यानी उसके बीच में जितनी भी कड़ियाँ हैं, जैसे विभक्ति वचन की है ना, ये अगर खत्म हो जाती, लुप्त हो जाती, तो वो पद कहलाता है समस्त पद। और समास विग्रह यानी उनको अलग अलग कर देना, तोड़ देना, समस्त विग्रह कहलाता है। समास के भी समास के दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इस आधार पर समास के 6 अभेद किए गए। कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारी समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। डन। अव्ययीभाव समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद अव्यय या प्रधान हो और उत्तर पद संज्ञा या विशेषण हो और समस्त पद अव्यय का ही काम करे, यानी उसके अंदर हमें एक पर्टिकुलर अव्यय मिल जाए, तो वो कहलाता है अव्ययीभाव समास। जैसे यथा, आ, भर, बे, प्रति, एक, दिन, हाथ, नी, आ, भ, प्रत्यक्ष, यथा, प्रति, ये सब कहलाएंगे अव्ययीभाव समास। अव्यय पद जहाँ प्रयुक्त होता है, जहाँ पूर्व पद अव्यय हो और उत्तर पद में कोई भी एक सार्थक शब्द हो, तो वो कहलाएगा अव्ययीभाव समास। ठीक है। संस्कृत में पहला शब्द अव्यय होता है, दूसरा पद कोई भी संज्ञा या विशेषण हो, तो वो अव्ययीभाव समास का उदाहरण बन जाता है। अव्ययीभाव समास में अधिकतर हमें फारसी शब्द भी मिलते हैं, जैसे हर रोज़, हर साल, बेशक, बाकायदा, हथकड़ी, इस तरीके से सारे शब्द में अव्ययीभाव समास के अंतर्गत मिल जाते हैं। आप इन्हें पढ़िए और समझिए। उसके बाद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पूर्व पद संज्ञा या विशेषण और उत्तर पद संज्ञा या प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद मुख्य यानी मेन रोल को इफेक्ट करे, तो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे घुड़सवार, हस्तलिखित, कूड़ा घर इत्यादि। समस्त पद का विग्रह करने पर कारक चिन्हों, यानी कारक के जितने भी चिन्ह, कौन से हैं कारक चिन्ह? हम जानते हैं ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ये सभी कारक चिन्ह, इनका लोप हो जाता है, तो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है। तत्पुरुष समास कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान, संबंध, अधिकरण तत्पुरुष कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका कर्मधारी समास।
कर्मधारी समास में कर्म की प्रधानता होती है। जिस समस्त पद में दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारी समास कहते हैं। जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, प्रथम शब्द में विशेषण या विशेष्य पद लगता है। जैसे विद्याधन, विद्या क्या है? उपमेय, और धन क्या है? उपमान। काली मिर्च, ये सारा कहलाएगा कर्मधारय समास। द्विगु समास, जिस समस्त पद में पूर्व पद में संख्यावाची शब्द यानी उसमें काउंटिंग या नंबर्स का प्रयोग किया जाता है तो वो द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रिलोक, तिरंगा, नवनिधि, अष्टसिद्धि, द्विगु, ये सभी द्विगु समास के उदाहरण हैं। जैसे सतरई, त्रिवेणी, पंजाब, त्रिभुज, त्रिकोण, ये सभी इसी के उदाहरण हैं जिसमें प्रथम पद संख्यावाची शब्द हो, जैसे नवरत्न, नवरात्रि इत्यादि। उसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ना या युग्म, यानी किसी में पेयर बन जाना द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे रात दिन, घी शक्कर, पाप पुण्य, जल वायु, जल और वायु, है ना। और देखिए माता पिता, सीताराम, स्त्री पुरुष, रुपया पैसा, अन्न जल, भीम अर्जुन, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। बहुब्रीहि समास, जिस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद में कोई भी प्रधान नहीं होता, यानी उसमें कोई भी दोनों का अर्थ नहीं निकलेगा, किसी तीसरे का अर्थ निकलेगा, तो वो कहलाएगा बहुब्रीहि समास। दशानन, दश है आनंद, यानी 10 सर जिसके हैं वो कौन? राम। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका? शिव का। चतुर्भुज, 4 भुजाएं विष्णु की। चतुर्मुख, 4 मुख किसके? ब्रह्मा जी के। बारहसिंह, बारहसिंह क्या है? एक जानवर का नाम है। घनश्याम, जो घन यानी बादलों के समान वर्ण वाले हैं वो कौन है? श्री कृष्ण। पीताम्बर, ये सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आप इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बाद इसका अभ्यास कार्य अपनी किताब में करेंगे। फिर भी आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। एक बार हम और देख लें समास क्या है। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में बहुत सिमिलरिटीज है, उसके अंतर देखिए आप। कुछ समस्त पद एक से अधिक समास के भेद में आ सकते हैं और उनमें अंतर को समझना बहुत मुश्किल या कठिन होता है। जैसे महावीर, महान है जो वीर, वो कहलाएगा कर्मधारय, और महान है जो वीर अर्थात हनुमान, वो कहलाएगा बहुब्रीहि। नीलकंठ, नील है जो कंठ, नीलकंठ है जो कर्मधारय, और जिसका नीलकंठ है वो शेर, यो बहुब्रीहि समास कहलाएगा। कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जिनमें हमें अंतर समझने में मुश्किल होती है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उनके वाक्यों का। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको पाठ समझ आ गया होगा। नहीं समझ आता है तो आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे। और आप अच्छे से अपना चैप्टर रीड करिए और उसके बाद आप मेरे साथ उसकी एक्सरसाइज करें। ओके, बाय।